आज हम लोग हैं कमलाकर इंदुलकर जी के साथ और आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ये एक ऐसा पेडागोजी है जहाँ जहाँ हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और बच्चे ही अपने लर्निंग को ड्राइव करके लेके जाते हैं। इसी विषय में आज हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं। बीच बीच में इंग्लिश भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपलसरी चीज़ तो है नहीं। सो आज हम लोग बात करेंगे कमलाकर जी के साथ, जो कि टीचर हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के झुनझुनवाला कॉलेज में, जो मुंबई में घाटकोपर में है। और इससे पहले कि हम लोग और भी पीबीएल के बारे में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेके आगे जाएं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि कमलाकर जी कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनके खुद के बचपन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सो सबसे पहले कमलाकर जी, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट नोमैड का जो हमने पॉडकास्ट शुरू किया है, जिसका नाम हमने नोमैड पॉडकास्ट रखा है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल के आज आप हमारे साथ एक चर्चे में आए हैं। जी, मेरा जन्म तो मुंबई में ही हुआ, भांडुप में। हम 5 भाई बहन हैं और मैं एक मराठी माध्यम के स्कूल में जाता था, प्रगति विद्या मंदिर। घर के नज़दीक ही था, बहुत छोटा स्कूल था। लेकिन हमें जो हमारे जो शिक्षक हैं, वो शिक्षकों ने जो हमारे ऊपर अलग अलग संस्कार किए स्कूल के माध्यम से, वो बहुत मतलब प्रभावित करने वाले थे। विचार करने की दिशा शिक्षकों के माध्यम से मिली। और जब हम स्कूल में रहते हैं, हमारा जो विश्व है वो स्कूल से ही जुड़ा हुआ रहता है और उतना ही मर्यादित रहता है। तो स्कूल के जीवन में विश्व तो स्कूल से ही मर्यादित था, स्कूल तक ही सीमित था। लेकिन वहाँ अलग अलग जो जैसे नाटक होते थे या अलग अलग स्पर्धाएं होती थी, वक्तृत्व स्पर्धा होती थी, निबंध लेखन होता था, तो अलग अलग स्पर्धा में स्कूल लेवल में या इंटर स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट करते थे। खेलों की स्पर्धा होती थी। खेलों में मैं बहुत आगे नहीं था, लेकिन अन्य जो स्पर्धाएं थी उनमें बहुत अच्छा सहभाग रहता था। शिक्षकों का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। और बचपन में मतलब स्कूल से जो अन्य किताबें पढ़ते हैं, स्कूली किताबों से अलावा, तो उसकी एक आदत बचपन से लगी रही। और जहाँ पे मैं रहता था, उसी मोहल्ले में हमने एक लाइब्रेरी शुरू की, खुद की, बच्चों को, मतलब वहाँ के जो हमारे एज ग्रुप के बच्चे थे उनके तो ये लिए। जब आप छोटे थे तब से ही शुरू किया कि अब जब नहीं कॉलेज नहीं, में, जब स्कूल में था, मैं 7वीं 8वीं कक्षा में रहूँगा तब ये। हाँ, तब से ही आपने लाइब्रेरी का ये? वो ओके। एकदम छोटे स्केल पे था। ठीक है, जो भी मंथली आता था, लोगों का फीस करके उससे ही नई किताबें लाए, तो उससे बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिली। हमारा इतिहास क्या है, और मुझे चरित्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत सारे जो चरित्र नायक हैं अलग अलग क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो उनके चरित्र के बारे में अध्ययन करते समय कि उन्होंने उन वो कैसे बड़े हुए, समाज का उनके ऊपर क्या असर हुआ और समाज को बनाने के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया। और साथ ही साथ मतलब वो पढ़ते समय अपने शिक्षकों के साथ उसके ऊपर चर्चा करते समय, अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में चर्चा करते समय, हालांकि मेरे जो अभिभावक थे, माता पिता, वो उतने उच्च शिक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी एक जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण उन्होंने अपनी तरफ से दिया। और जो आर्थिक परिस्थिति थी, आर्थिक परिस्थिति बहुत मतलब बढ़िया नहीं थी, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण घर में था, आजू बाजू में था। तो उसका आनंद लेते लेते शिक्षा पूरी हुई। 10वीं के बाद जैसे हम कॉलेज का सोचते हैं, तो विज्ञान शाखा में पढ़ाई करना, ऐसा सोचा। और फिर वहीं से ग्रेजुएशन किया, 12th इंटर साइंस के बाद। ग्रेजुएशन होने के बाद मतलब ये सब ग्रेजुएशन होने के बाद भी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ था, जहाँ से पढ़ा। तो वहाँ जो हमने सीखा स्कूल से, और बाद में जो कॉलेज में हम सीख रहे, तो वहाँ के जो अभी पढ़ रहे बच्चे जो है, उनके लिए हम क्या कर सके, वैसे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़, गाइडेंस, ऐसा बच्चों के लिए कुछ हम सेशंस लेते थे। तब मतलब जब बाद में स्कूल में जाना हुआ, तो जैसे जैसे बड़े हुए, तो
मतलब अंतर जो है एजुकेशन में, जैसे बचपन में जो हमारे था और अभी जो है, तो अंतर जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि शिक्षा में मतलब अंतर होते जा रहा है। जो बच्चों को जो क्वालिटी, जो एन्जॉयमेंट हमने की थी, वो शायद बाद में थोड़ी कम होते गई। और फिर जैसे क्लासेस का बहुत बड़ा उसमें रोल आया, फिर क्लासेस प्रायोरिटी बन गई। तो शिक्षा में मुझे लगा कि जो बच्चों को आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके बाद आप शिक्षक बने तो नेचुरली उस गैप को आप और नज़दीक से देखे होंगे अब, तो आपने फ़ील किया होगा उस चीज़ को और नज़दीक से। जैसे मैंने कहा कि जब मैं स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम लेने के लिए जाता था कि पढ़ाई कैसे करें या करियर के लिए क्या करें, तो एक बार ऐसे मेरे स्कूल में मैं गया जहाँ से पढ़ा था। तो वहाँ एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैंने सोचा कि अभी मुझे शिक्षक ही बनना है। और शिक्षक बनने के लिए फिर जैसे रूटीन ये है कि बीएड का कोर्स और वो सब पूरा किया। तब बीएड करते समय एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इन डिटेल में जब पढ़ा, तो उसमें फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे विषय आते हैं। और मेरे सौभाग्य से जहाँ से मैंने ये बीएड किया, वहाँ पे भी जो मुझे प्रोफ़ेसर मिले, वो मतलब बहुत उनसे इंस्पायर हुआ मैं। अ, और वहाँ पे जो सीखा मैंने ये सब विषयों का अध्ययन करते समय कि जो आइडियोलॉजी है वो एक है, लेकिन रियल में जब हम ये बीएड में कैसे था या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा होता है, थियरी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल में तो हमें स्कूल में जाके वो सेशंस लेने होते थे। तो जब रियल आइडियोलॉजी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। तो तभी से मैं ये सोच रहा था कि ये ब्रिज कैसे होगा, जो आइडियल जो है और प्रैक्टिकल, इसमें इतना सारा गैप है, इतना जो डिफरेंस है, वो ब्रिज करने के लिए क्या करना चाहिए। बीएड किया, उसके बाद सोचा कि और इसमें और डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो मास्टर्स इन एजुकेशन किया मुंबई यूनिवर्सिटी में। वहाँ भी मुझे अच्छे प्राध्यापक मिले। रिसर्च बेस किया, तो वो अनुसंधान करते समय और इन डेप्थ चिंतन और अध्ययन हुआ। तो ये सब एजुकेशन के बारे में डिटेल पढ़ते समय ये लगा कि आज की जो सिस्टम है, एजुकेशन की जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो मैकॉले का सिस्टम है, वही हम आफ्टर इंडिपेंडेंस भी लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसको कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है क्या? ये तब से मन में था, लेकिन जैसे ही शिक्षा पूरी होने के बाद जॉब पे लगा, तो लगा कि ये हम भी सिस्टम का एक पार्ट बन गए। तो सिस्टम का एक पार्ट बनने के बाद सिस्टम की जो लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे वंस यू बिकम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो उसी पोर्टफोलियो में आपको काम करना है, आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहता उसमें। लेकिन मन में ये इच्छा तो थी कि एजुकेशन में जो बेसिक काम है, हमारे भारत भर में लोगों ने किया है। बहुत सारे शिक्षाविद जो रहे हैं, उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए हैं। तो उनके प्रयोगों का अध्ययन करते समय कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ हम प्रयोग कर सकते हैं क्या, ये सोच शुरू हुआ। बच्चों के साथ जो शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं कि 3 चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो अध्ययन, अध्यापन और मूल्यमापन। तीनों मिलके शिक्षा का प्रवास होता है। लेकिन आज अगर हम देखें समाज में, तो मूल्यमापन, इवैल्यूएशन जो है, इसको प्राथमिकता दी गई है। मतलब बच्चे के रैंक कितने हैं, परसेंटेज कितना स्कोर किया है, इसको इम्पोर्टेंस है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर सही से शिक्षा मिलनी चाहिए, तो जो अध्ययन की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस, उसको महत्व देना चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखेंगे, जो भी व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था, प्राथमिक स्तर से लेके उच्च शिक्षा तक, सभी में मूल्यमापन को, इवैल्यूएशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। शिक्षा मतलब जो अध्ययन प्रक्रिया है, उसको केंद्रित रख के कुछ हम अलग अलग ऐसा प्रकल्प, प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं क्या, इसके बारे में हम सोच रहे थे। और आगे जब जैसे मतलब मैं अभिभावक बना, तो एज अ पेरेंट हर कोई अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है, स्पेसिफिकली शिक्षा के बारे में, कि
हर कोई, मतलब जो वो पेरेंट के रोल में जाता है, तो जैसे ही पेरेंट के रोल में जाता है तो इसकी चिंता और चिंतन करना शुरू करता है कि बच्चों को सही शिक्षा के लिए मैं क्या करूं। तो सही स्कूल के दो ही क्राइटेरिया है पूरे दुनिया भर में। एक तो बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, और दूसरा ये है कि वो स्कूल जो है वो उसके घर से नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि उसको प्रवास में उसका समय ना जाए। अ, ये मतलब अलग अलग बातों का अध्ययन, इस चिंतन और अभ्यास चालू था उस समय। जैसे आपने कहा, मैं कॉलेज में कार्यरत हूँ, तो इंटरनेशनल ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड था, और उसके लिए नेशनल लेवल पे बच्चों को सिलेक्शन करना था। तो जो आईएएस एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम से पूरे भारत भर में होती है, उससे सिलेक्ट होके एक 40 बच्चों का टीम आया था जिनको हमें ट्रेनिंग करना था, और हमारे महाविद्यालय में हम उनको ट्रेन कर रहे थे। उसमें एक बच्चा था, कौशिक नाम था उसका, और उसने मतलब एक साल में केमिस्ट्री के लिए ओलंपियाड में रिप्रेजेंट किया था भारत को, फिजिक्स के लिए रिप्रेजेंट किया था, और अभी वो बायोलॉजी के लिए रिप्रेजेंट करने वाला था। तो हमने देखा कि उसका ग्रास्पिंग तो बहुत बढ़िया है। तो जब उसकी शिक्षा के बारे में पता करने की कोशिश की, तो ऐसे मालूम हुआ कि उनकी जो माता जी है, उन्होंने मतलब शी वॉज एमबीबीएस डॉक्टर, एंड शी हैज सेक्रीफाइस हर करियर, और पूरा होम स्कूलिंग करके बच्चे को बड़ा किया है। लेकिन हम जब ये जो ओलंपियाड है वो टीम वर्क रहता है, तो उसका टीम वर्क जब देखा तो हमें मतलब वो उसका टीम वर्क सही नहीं था। तो ये ख्याल आया कि होम स्कूलिंग का एक ये लिमिटेशन है कि सोशलाइजेशन बच्चे का कैसे होगा। तो फिर उस समय एक ऐसा प्रयोग मन में आया कि जो होम स्कूलिंग का कंसेप्ट है वो अगर हम ग्रुप में करेंगे तो शायद ये जो सोशलाइजेशन या होम स्कूलिंग के जो लिमिटेशन है वो हम कवर कर सकें। और उस ख्याल को साथ में लेके हमने फिर एक सेमिनार किया। जो मतलब एक एज के पेरेंट है जिनके बच्चे एक ही उम्र के हैं, ऐसे अभिभावकों का 25 लोग थे उस सेमिनार में, पूरे दिन का था वो। और फिर उसमें पूरे डिटेल में हमने थोड़ा डिस्कशन किया कि हमने जो शिक्षा पाई स्कूलिंग से, उससे हमें क्या मिला, क्या हम उसी तरह से बच्चों को, अपने बच्चों को देंगे तो उनको क्या मिलेगा, और अगर वो नहीं देना चाहते तो क्या अल्टरनेटिव है। तो इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की। हमारी दो उसमें ये थी, जो ये अल्टरनेटिव जो मॉडल था कि हम ग्रुप में एक लर्निंग होम करके एक चलाएंगे। लर्निंग होम नाम भी बाद में आया कि एक ऐसा कंसेप्ट चलाएंगे कि जिसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो, हम ही सिलेबस डिसाइड करें, और हम पालक ही, अभिभावक जो है वही उनको समय दें। और लेकिन इसके लिए दो हमारे जो कंडीशंस थी, एक तो दोनों में से एक ही पेरेंट वर्किंग होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि वो 1 किलोमीटर के डायमीटर में रहने वाले होने चाहिए, और एक साथ जर्नी शुरू करेंगे तो 10 साल तो एक साथ हमें बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा देनी है। ठीक है। अब आते हैं कि आपने लर्निंग होम का स्थापना किया, लेकिन उसमें एक सवाल और ये है कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल ही लाएंगे? और भी मॉडल हो सकते हैं, इस पे कैसे आपने डिसाइड किया कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लाएंगे? ग्राम मंगल करके एक संस्था है पूना में, रमेश पानसे जी वो चलाते हैं। तो हम जैसे ये हमने शुरू किया कि लर्निंग होम इस पद्धति से हमें, ये प्रोजेक्ट से हमें करना है, ये प्रकल्प हमें करना है, ये प्रयोग हमें करना है। तो बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे दो थे कि एक तो बच्चा सेल्फ लर्निंग मोड पे रहता है। ओके, एज वी सेड दैट लर्निंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। तो बच्चा तो सेल्फ लर्निंग मोड पे रहता है, तो वो सेल्फ लर्निंग मोड पे ही रहे। ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बड़ा है आज बच्चों के एजुकेशन में, तो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट से रिप्लेस हो जाए, इट शुड बी रिप्लेस बाय इन्वॉल्वमेंट। ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। और तीसरा एक था कि ये काम प्रयोग करते समय एक ऐसा हम अगर मॉड्यूल कर पाए जो फ्लेक्सिबल भी रहे और रेप्लिकेबल भी रहे, तो एक प्रयास था। तो जैसे अगर हम ये प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ करिकुलम करना है। तो करिकुलम करते समय बच्चों को मतलब अलग अलग प्रिंसिपल्स है,
ओके, तो उसमें एक तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नोन टू अननोन है। तो हमने सोचा कि यही दो प्रिंसिपल लेके हम काम करेंगे बेसिकली, नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो नोन टू अननोन मतलब बच्चे के भाव व विश्व में आजू बाजू में जो है, उसके परिसर में जो वो देखता है, उससे ही लेके अगर वो लर्निंग उसका चालू रहेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो उसके आजू बाजू में क्या है वो हमने लिस्ट डाउन किया, फिर उसके अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए। फिर हमने सोचा कि हम प्रकल्प पद्धति, तो फिर साल भर में एक 27-28 प्रोजेक्ट होते थे। मतलब एक एक वीक में एक प्रोजेक्ट, 3 वीक में 3 अलग अलग प्रोजेक्ट होने के बाद चौथे वीक में उसका रिवीजन। ओके, और फिर एक टर्म पूरा होने के बाद पूरे टर्म में जितने प्रोजेक्ट किए उसका एक एग्जीबिशन की पूरे प्रदर्शनी लगती थी कि बच्चों ने क्या किया, उसमें बच्चों का मूल्यमापन भी हो जाता था। ठीक है, तो ये प्रकल्प पद्धति का मतलब जो विचार है वो यहाँ से आया। और फिर प्रकल्प करते समय जो विषय हमने लिया है, सपोज हम समझो हमने फूल ये विषय लिया है, तो हम पहले उद्देश्य क्या है वो प्रकल्प के क्या रहेंगे कि बच्चों को 20 फूलों के नाम पता होने चाहिए या 10 फूल उसको पहचानने आने चाहिए, ऐसे जो भी है एज बेस्ड उसके हम ऑब्जेक्टिव्स तय करते थे। फिर उसका हमारा एक ये था कि क ख ग मतलब कहानी, खेल और गाना, मतलब वो प्रकल्प के अनुसार, वो प्रोजेक्ट के अनुसार बच्चों को अलग अलग कहानियाँ बताइए, खेल खेले, गाने, कविता, वो प्रकल्प के अनुसार बच्चों को उसका एक्सपोजर दे। और प्रत्यक्ष भेंट विजिट करें, जैसे फूलों का है तो किसी नर्सरी को या किसी गार्डन को हम विजिट करें बच्चों को लेके, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने से जो लर्निंग होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और ये हमने देखा। और हर प्रकल्प हमारा इस तरह से चलता रहा। तो अलग अलग जो विषय थे, तो बच्चों के जो नोन टू अननोन, मतलब रंग है, फल फूल, जानवर, पानी, फिर उत्सव, फेस्टिवल्स। ओके, तो जो नोन बच्चा जो डेली घर में देखता है, आजू बाजू में देखता है, वही विषय हमने प्रकल्प करके लिए और उसका अध्ययन किया। और कक्षा, मतलब हर एक कक्षा में उसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े हायर लेवल के हो जाते थे। तो ये जो आप सपोज़ एक बच्चे के लिए कुछ प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? ये सभी इन्वॉल्वमेंट पेरेंट का ही होता है। इनिशियली पेरेंट्स का ही था कि पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे कि प्रकल्प कौन से लेने हैं, उसके उद्देश्य क्या रहेंगे, उसके लिए एक्टिविटीज़ क्या करेंगे, वो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। बच्चे जैसे बड़े हो गए तो बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट आने लगा कि हमें क्या सीखना है। तो बच्चों को जो सीखना है वो उसका भी अंतर्भाव हम वो प्रोजेक्ट में करते थे। ठीक है, तो बेसिकली अभिभावक जो है वही फिक्स करते थे कि ये चीज़ें हमें इस प्रकल्प के लिए करनी है। और आप जो मेंशन कर रहे हैं कि क्लास, तो इस पेडागॉजी पे क्लास का डेफिनिशन आपका क्या है? क्लास का डेफिनेशन ये है कि बच्चों की जो उम्र है उस उम्र के अनुसार उसमें जो क्षमताएं होनी चाहिए, वो क्षमताओं का विकास करने के लिए हमें उसको एक्सपोजर देना है। तो बेसिकली हमने ये देखा था, ये सोचा था कि बच्चा 7-8 साल होने तक उसको खाली भाषा और गणित, ये दो विषयों का ही एक्सपोजर दे। भाषा से उसका कम्युनिकेशन स्किल विकसित होगा और गणित से उसका एक लॉजिकल थिंकिंग है वो विकसित होगा। तो पहले तो हम ये दो ही चीज़ों के बारे में रहे कि भाषा, और भाषा में भी हमारा ये मतलब तय था कि मातृभाषा में ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो मातृभाषा का ही एक्सपोजर हम इनिशियली दिए। बाद में फिर संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश या अन्य भाषाओं का उनको हमने एक्सपोजर दिया। तो इनिशियली भाषा और गणित, और बाद में फिर प्रकल्प जैसे उम्र बढ़ती गई, आपने जो कक्षा का पूछा, तो वो एज बेस, उनके एज बेस, फर्स्ट सेकंड ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन एज बेस। शायद एक ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड के लेवल का है लेकिन उसका मैथ्स जो है वो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के लेवल का है, तो वो लेवल तक का मैथ्स वो पढ़ सकता है। भाषा में शायद वो सेकंड स्टैंडर्ड के लेवल पे ही रहे, तो अपने क्षमता के अनुसार उसको पढ़ने की एक चॉइस बच्चों को अवेलेबल थी इस प्रोजेक्ट में। क्लासरूम मतलब फिजिकली कोई डिवीजन नहीं है बच्चों में, सारे बच्चे एक ही जगह पे बैठ के या एक ही स्पेस में बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल कोई डिवीजन नहीं है। फिजिकल एज सच डिवीजन नहीं है, लेकिन कुछ सेशंस जो है, जैसे हमारा अभी एक ग्रुप होने के बाद दूसरा ग्रुप जब ज्वाइन हुआ तो दोनों में 3 साल का अंतर था।
तो कुछ चीज़ों के लिए बच्चे एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मतलब जैसे मैंने कहा कि अपनी अपनी क्षमता होती है ना, उस तो उस क्षमता के अनुसार अगर कुछ करना है तो अलग अलग सेशंस होते हैं एक ही समय पे, ठीक है। लेकिन ऐसा एक 20-25%, लेकिन बाकी सब सेशन जो है वो एक साथ होते हैं बच्चों के। और क्या कोई टीचर का इन्वॉल्वमेंट है कि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स? एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ओके। टीचर जहाँ जहाँ पे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे, अभी आप जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं हम ले रहे हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि प्राइमरी तक, 7 तक तो पेरेंट्स ही बच्चों को, आज सभी पेरेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, तो पेरेंट्स ही बच्चों को अच्छे से दे सकते हैं। और इसमें पेरेंट्स ग्रुप होने की वजह से क्या हुआ कि मैं एज अ पेरेंट, मेरा जो लिमिटेशन है वो जो दूसरे पेरेंट से कवर अप हुआ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही एक साथ काम करने की। और एज ए पेरेंट कि मेरे बच्चे का जो पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को नेचुरली जब पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट बढ़ गए, उधर पे आप लोगों को ये समझ आया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई में इन्वॉल्व हो। तो उस विषय में आपने मतलब कुछ डिस्कवर किया नया? बिल्कुल, पेरेंट्स जब इन्वॉल्व रहता है, अभी देखिए मतलब सौरभ जी अगर हम देखेंगे तो आज हमें पेरेंट्स का ये माइंडसेट ऐसा रहता है कि बच्चों को स्कूल में हमने डाल दिया या कोई क्लासेस में या कोई बड़े से बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में हमने डाल दिया तो हमारा रोल ख़त्म हो गया, हमने फ़ीस पे किया, रिजल्ट पूछने के लिए गए, हमारा रोल ख़त्म हुआ। लेकिन आज जिस स्पीड के साथ दुनिया बढ़ रही है और बच्चे जो सीख रहे हैं और पेरेंट्स जो सीखे हुए हैं, तो उनमें एक गैप है जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। वो जनरेशन गैप तो अभी 2 सिबलिंग में भी है, ओके, क्योंकि वो स्पीड उतना है। तो ये कवर अप करने के लिए अगर अभिभावक भी बच्चे के साथ पढ़ेगा, अपने आप को अपडेट करेगा, तो ये गैप कम होगी। और दूसरी ये उपलब्धि हमने ये देखी कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो अटैचमेंट है बच्चे का और पेरेंट का, वो बहुत तगड़ा है कि इसका शायद मैं आपको अभी कुछ आउटपुट नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली ये अटैचमेंट एक अलग लेवल पे काम करेगा। तो पेरेंट और बच्चे का अटैचमेंट एकदम कॉन्क्रीट हो जाता है इसमें। और पेरेंट को ये भी समझ में आता है कि बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता रहता है कि बच्चा किस चीज़ में आगे जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहा है, उसकी रुचि क्या है। तो मतलब बच्चे के साथ समय बिताने पे की वजह से बच्चों की खामी और प्लस पॉइंट दोनों अभिभावक को समझते हैं और उस अनुसार वो आगे कार्य कर सकता है ऐसे। ओके, तो अभी थोड़ा-सा बात करते हैं कि ये जो आपने लर्निंग होम स्थापित किया, ये इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि इसका फिज़िकल एक्जिस्टेंस कहाँ पे है? कितने बच्चे आते हैं? थोड़ा-सा एक कोई दिन का एग्ज़ाम्पल देके अगर बता सकते हैं कि बच्चे सुबह इतने बजे आते हैं और वो पहले ये करते हैं, तो थोड़ा-सा समझ आ जाएगा कि आप लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ये सेंटर तो भांडुप में शुरू हुआ और शुरू में जैसे मैंने आपको कहा कि 5 बच्चे थे, तो 5 बच्चों को लेके हम चौथी कक्षा तक आए। फिर वहाँ पे हमारा प्ले ग्रुप नर्सरी जो वो बोला था कि हम वो चालू ही था, तो वहाँ नर्सरी के लिए जो बच्चे आते थे, उनके अभिभावकों ने इन बच्चों को देखा कि अरे ये मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो सही हो रही है, जो डेवलपमेंट है एजुकेशन से जो होनी चाहिए वो हो रही है। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि हमारे बच्चों को भी हम इसी तरह से स्कूल में ना भेजते हुए इसी प्रयोग का हम हिस्सा होने चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है 5-6 साल का, वो सब एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये कोई स्कूल नहीं है कि यहाँ पे आप मतलब एक एडमिशन लिया और आपका रोल ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। तो एज ए पेरेंट आपको इन्वॉल्व होना है, आपको समय देना है, तो उसके लिए तैयार रहें। तो अभी यहाँ पे भांडुप में 2 ऐसे ग्रुप है। जो पहला ग्रुप है वो अभी कक्षा के रूप में हम देखेंगे तो 9वीं में जाने वाला है, और दूसरा जो ग्रुप है वो अभी 6 में जाने वाला है। तो ऐसे 2 ग्रुप हैं वहाँ पे। और उसके बाद एक सेंटर आईआईटी पवई में भी शुरू हुआ कि जहाँ पे अभी 5 बच्चे हैं वो अभी 5वीं कक्षा के अनुसार देखेंगे तो 5वीं कक्षा में जाएंगे। ओके। और देखिए, सीखने के लिए हमें लर्निंग रिसोर्सेज चाहिए होता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आप ये रिसोर्सेज कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? खुद जनरेट करते हैं, बच्चे लाते हैं, कैसे होता है ये? लर्निंग रिसोर्सेस इन द सेंस, देखिए प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा जैसे हम ये टेक लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्चुअली, एंड इट शुड बी एज इजी एज ब्रीदिंग।
तो उसके लिए कुछ मत, जैसे मुझे ब्रीदिंग करना है तो कुछ मैं कहाँ जाऊँ, क्या ढूंढूं, ऐसे नहीं, इट इज़ अवेलेबल। तो लर्निंग के लिए तो हर समय मटेरियल अपने आजू बाजू में अवेलेबल है ही, रिसोर्सेस आर एवरीवेयर। हमें वो ढूंढना है कि उसमें से किससे मुझे क्या सीखना है। तो हम प्रोजेक्ट बेस में, जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, उसके बाद एक्टिविटीज़ डिसाइड किए, तो एक्टिविटीज़ में आजू बाजू में जो चीज़ है वहाँ से क्या, कहाँ से क्या लर्निंग हो सकता है, वैसे ही हम अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरी है, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बुक्स है, वो बुक्स भी हम बच्चों के लिए रखते हैं। तो बच्चे अपने लाइकिंग के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से वो किताबें पढ़ते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण माध्यम जो मैंने कहा कि विजिट, हर एक प्रकल्प के बारे में विजिट, या जैसे सेवा, ये सेक्टर लिया हमने, हमारे जो हेल्पर एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें कभी हम डॉक्टर के साथ लेके गए या डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया बच्चों के यहाँ पे, तो उनके साथ बच्चों ने इंटरेक्ट किया। कोई सफाई करने वाला है तो उसको बुलाया, उसके साथ बच्चों ने इंटरेक्ट किया, उनका इंटरव्यू लिया। तो इससे बच्चों का सीखना होता है। तो ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मतलब फर्स्ट हैंड कैसे मिले, वो किसी के जो काम कर रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करके, या वो काम करके, या वहाँ से प्रत्यक्ष रूप से भेंट दे के उस जगह को, ऐसे ऐसे हमारी कोशिश रही है। ओके। और एक सवाल और भी है मेरे पास, जैसे कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे हमें पता है कि एक बच्चे को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मार्क्स ड्रिवन होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है, और उससे उसमें कौन कौन से क्वालिटी आते हैं। तो इन केस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आप जब देख रहे हैं इतने सालों से, आप कैसे देख रहे हैं बच्चों में किस टाइप के स्किल, नॉलेज या और भी टैलेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं ये उनके अंदर आ रहा है? मतलब इज़ देयर अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि आप डेली बेसिस पे जस्ट नोटिस कर रहे हैं? कैसे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये जो आपका सवाल है इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है कि आप मूल्यमापन कैसे करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल था जब हमने ये प्रकल्प शुरू किया कि स्कूल में तो एग्ज़ाम होती है, तो हम मूल्यमापन कैसा करें बच्चों का। तो हम टास्क बेस इवैल्यूएशन और एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। तो इनिशियली हम लोग क्या करते थे, हमने चार्ट बनाए थे डेली रूटीन के, ये इतने एक्टिविटीज़ के, तो उसको स्टार्स देते थे, ठीक है। तो वो चार्ट घर में भी भरा जाता था, और जहाँ पे बच्चे आते थे लर्निंग होम में, अगर प्रकल्प के लिए आते थे, तो पूरा उसका जो दिनचर्या है, सुबह 2 घंटा उसने एक्सरसाइज प्रेयर किया, फिर बाद में एक सेशन लर्निंग सेशन हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर सेकंड डिस्कशन सेशन हुआ, फिर उनका आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर बाद में प्रेयर। तो ये सब पूरी उसकी दिनचर्या है। उसमें उसका रिस्पांस कैसा है, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उसके अनुसार उसको कुछ स्टार दिए जाते थे। वैसे घर में भी उसने क्या क्या करना चाहिए, वैसे टास्क एक डिसाइडेड थे कि मतलब प्लेट में जो खाना है वो सब खाना ख़त्म किया, टाइम पे सोया, क्या पढ़ाई कुछ किया, जो भी है, खेला। तो ये सब के लिए स्टार्स दिए जाते थे, और वो वीकली, मंथली, स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द मंथ और स्टार ऑफ द ईयर, ऐसे ये करते थे, उसको सिलेक्ट करते थे। इसमें बच्चों का एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हमारा होता था कि ये बच्चा ये फील्ड में अच्छा कर रहा है, उसको शायद इस सब्जेक्ट में उसको रुचि नहीं है, लेकिन खेलने में रुचि है। तो लगभग अब तक हमारा सब बच्चों का जो बेसिक रुचि क्या है वो हमारा आइडेंटिफाई हुआ है। और हमने बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये भी रखा था कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ लर्निंग मोड पे तो मैंने कहा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, एक हॉबी में उसको एक्सीलेंट होना चाहिए बच्चा, और किसी एक सब्जेक्ट में उसको एक रुचि होनी चाहिए। तो ओवर द पीरियड हमने ये सब नोटिस किया है कि कौन से बच्चे का कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या कौन से कला में उसको रुचि है। तो वो सब आइडेंटिफाई हुआ है, और उसके अनुसार बच्चों को फिर एक्सपोजर देने का हमारा प्रयास है। ओके। और ऐसा कुछ है कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल स्कूलिंग से इस टाइप के पढ़ाई में कोई एक पर्टिकुलर स्किल, या बच्चों के कोई एक पर्टिकुलर क्या बोलूँ, टैलेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, या वो अच्छे से डेवलप होता है, ऐसा भी कुछ है? एक तो ये है कि बच्चों को एग्ज़ाम का टेंशन नहीं है, तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है, हमारा जो सिस्टम है एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है, एग्ज़ाम के बाद भूल जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का उसको टेंशन नहीं है, और उसकी वजह से जो पढ़ता है वो समझने के लिए पढ़ता है, ठीक है।
सिलेबस जो है अभी बड़े होने के बाद सिलेबस भी डिसाइड करने में उनका कंट्रीब्यूशन है कि हमें ये सीखना है, तो उनके रुचि के अनुसार उनको सीखने को मिलता है। ठीक है। और सेल्फ इवैल्यूएशन भी हमने जोड़ दिया, मतलब बच्चे का जो डेली इवैल्यूएशन है, पेरेंट्स उसका इवैल्यूएशन करते, पीयर इवैल्यूएशन है, मतलब बाकी सब बच्चे ये एक बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, और साथ में सेल्फ इवैल्यूएशन, बच्चा अपने आप को भी देखता है कि लास्ट साल में कहाँ पे था और इस साल भर में मैंने क्या सीखा, इसका भी इवैल्यूएशन होता है। तो इससे मतलब अब तक हमें बच्चों का एक क्लियर इमेज आ गया है कि बच्चा ये फील्ड में कर सकता है या काम आगे करने, आगे इस फील्ड में वो जा सकता है। तो जब एग्ज़ाम आउट हो गया मतलब कि आगे जाके ये बच्चे कोई भी स्टैंडर्डाइज़ एग्ज़ामिनेशन पे नहीं जाने वाला, आप ऐसा बोल रहे हैं? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर उनको आगे जाना है, ये भी अभिभावकों के मन में प्रश्न रहता है कि आगे कैसे होगा। तो इसके लिए कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे हमारे बच्चों ने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया था जो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। तो उसके लिए स्कूल का कुछ मैंडेटरी नहीं होता, आप वो एज ग्रुप के रहेंगे तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई भी किया वो एग्ज़ाम, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। बाद में अभी महाराष्ट्र स्टेट का एक ओपन स्कूल है कि जहाँ पे बच्चा 5th और 8th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है। मतलब वो स्कूल में नहीं गया है कहीं पे भी, लेकिन अगर 10 साल का है तो 5th के एग्ज़ाम दे सकता है, और 13 साल का है तो 8th के एग्ज़ाम दे सकता है। उसके लिए जो सिलेबस है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक रहेंगे, वो पढ़ के उसको एग्ज़ाम देना है। तो हमने जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम किया था उसमें तो हमने टेक्स्ट बुक का कोई एक्सपोजर नहीं दिया था। जहाँ अगर सपोज जैसे मैंने कहा कि फूल का प्रकल्प है, तो उससे रिलेटेड कोई अगर सेकंड स्टैंडर्ड में हम प्रकल्प ले रहे हैं, तो सेकंड स्टैंडर्ड के बुक में मराठी, हिंदी, इंग्लिश बुक में कुछ कविता है फूलों के बारे में, तो हम उसका एक्सपोजर बच्चों को देते थे। लेकिन वो बाय हार्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब बच्चे 4th में गए तो हमने एक बार ऐसे किया कि बच्चों को वो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी टेक्स्ट बुक थे, सब टेक्स्ट बुक उनके सामने रखे कि ये आपको अगर सॉल्व करना है, ये पढ़ना है, तो आपको कितना समय लगेगा। तो बच्चों ने सब वो टेक्स्ट बुक देखे, पाठ्य पुस्तक देखी और बोले कि हमें 1 महीना लगेगा। तो 1 महीने में उन्होंने चारों साल के किताबें सब स्वयं अध्ययन करके, ऑब्वियसली मतलब फर्स्ट टू थर्ड तो उनको ईजी ही था क्योंकि वो 4th में थे, और 4th का तो था जहाँ जहाँ उनको कुछ हेल्प लगी तो पेरेंट्स ने उनको हेल्प की वहाँ पे। लेकिन उनको ये विश्वास आया कि ये 4 साल का जो बुक्स है वो हम 1 महीने में कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये 5th और 8th एग्ज़ाम देने में, अगर एग्ज़ाम देना है बुक रिफ़र करके भी, तो उनके लिए वो तकलीफ़ की बात नहीं, बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है। तो और वैसे ही मतलब 10th के लिए भी अपियर हो सकते हैं बाहर से। सो इफ़ दे वांट टू कम इन मेन स्ट्रीम दे कैन एंटर लाइक दिस। ओके। और ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है आपके सिस्टम में जो कि पेरेंट्स या बच्चे फॉलो करते हैं पर्टिकुलरली, कि इस चीज़ को फॉलो करके हम अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे या कल का जो भी हमें करना है उसको डिसाइड करना है? ऐसा कोई गाइडेंस है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो एक ऐसा कुछ? बेसिक बहुत अच्छी चीज़ है इस हमारे प्रोजेक्ट में कि फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक। जैसे हमने कहा कि ये प्रोजेक्ट बेस था, वो एक 5-6 साल प्रोजेक्ट बेस एक ही प्रोजेक्ट अलग अलग लेवल पे लेके गए और उसका पढ़ाई हुआ। बाद में कोविड का पीरियड था तो उसमें हमने ये किया कि दिन विशेष जो रहता है, उस दिन विशेष को मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे उस दिन का क्या महत्व है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना और एक्टिविटी उसके बेस करना। तो भी वो एक अलग प्रकल्प ही हो गया, मतलब हर एक दिन का अलग। तो ऐसे करके बच्चों ने फिर कैलेंडर बनाए मंथ के, डेली इम्पोर्टेंस। तो हमें लगा मतलब इसमें ये था कि कोई मतलब जैसे जिसने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, विज्ञान में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, उसका जन्म तिथि या मृत्यु तिथि कोई डे करके सेलिब्रेट होता है। तो ये बच्चों को पता चले कि कोई अगर कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो उसका नोटिंग वर्ल्ड लेवल पे लिया जाता है, और क्या क्या फेस्टिवल्स या इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या दिन सेलिब्रेट्स होते हैं, उसके रीज़न क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो ये एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। फिर कोविड के बाद हमने भारतीय संस्कृति एक प्रोजेक्ट लिया, फिर उसके अलग अलग आयामों का अध्ययन किया। ठीक है। तो ये इवॉल्व होते गया
जैसे ज़रूरत थी बच्चों को जो सीखना था, तो इसमें कुछ ऐसा रिजिड नहीं था कि ये फिक्स है, हमें यही करना है, जैसे फूलों का प्रोजेक्ट है वही 10th तक करना है। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। एक लेवल पे लगा कि हमें अभी इस साल ऐसे हुआ कि 8th और 5th में थे दोनों ग्रुप, तो स्कॉलरशिप बेस्ड थोड़ा पढ़ना था। और फिर अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ो और उसका नोट्स रखो। ठीक है, अभी बच्चे जहाँ विजिट के लिए जाते हैं अपना खुद का बुक मेंटेन करते हैं, क्या क्या किया, अपना अनुभव, अपना डेली डायरी लिखते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि बच्चों का इंट्रोस्पेक्शन होता है, और ये मतलब कुछ रिजिडिटी नहीं है, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसका आनंद बच्चे लेते हैं और पेरेंट्स भी। वंडरफुल। तो फॉर एग्जांपल सपोज़ ये सुनने के बाद कुछ पेरेंट्स के अंदर, स्पेशली आपने शुरुआत में जब कहा कि होम स्कूलिंग में आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सोशलाइजेशन थोड़ा-सा कम है, इसीलिए आप उस चीज़ को लाए प्रोजेक्ट के थ्रू। तो सपोज़ इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कोई पेरेंट्स, कोई स्कूल या कोई स्मॉल इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करे कि वो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ऐसे अगर कोई चाहता है तो हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, वी आर देयर टू शेयर आवर कंप्लीट एक्सपीरियंस। जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमने अब तक रिकॉर्डिंग में रखा है, वो सब हम उनके साथ शेयर करेंगे। पहले तो ये उनको समझ के लेना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है, तो अपने लोकेलिटी के, जैसे हम ये शहर में कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो शहर का जो अपना लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे जगह की उपलब्धि है, या यहाँ का एनवायरनमेंट नेचर से इतना क्लोज नहीं है, तो वो जो लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन शायद यही प्रकल्प कोई गांव में करेगा तो उसको वो लिमिटेशंस नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन शहर में ये लिमिटेशंस है, लेकिन प्लस भी कुछ है कि यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। पूरे बॉम्बे इज़ ऑलवेज लाइव, यू नो दैट सौरभ। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ का हम एक्सपोजर दे पाए बच्चों को। तो वैसे ही मतलब ये मॉडल फ्लेक्सिबल रहेगा, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसमें चेंज कर पाएंगे, लेकिन कहाँ पे क्या करना है उसका एक बेसिक ढांचा जो है, हम जो भी ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए हमें खुशी होगी। वंडरफुल। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब अभी देखिए पहले 5 पेरेंट्स थे, अभी और पेरेंट्स और बच्चे आ गए हैं, तो नेचुरली आपका एक फ्यूचर का स्ट्रैटेजी होगा, वो क्या है? जी, हमने देखा कि ये जो पद्धति है इससे हमारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित हुए हैं। तो हम अभी ऐसा देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चों को मिला वो और बच्चों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन इज़ बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। बहुत अच्छी शिक्षा, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा मतलब आज जो हम, एक पेरेंट का माइंड सेट है कि क्वालिटी एजुकेशन मीन्स एक्सपेंसिव एजुकेशन, जहाँ जितना ज़्यादा खर्च करे तो वो नहीं है। जो सही शिक्षा है अभिभावकों के इन्वॉल्वमेंट के साथ बच्चों को मिलती है, और वो जो आनंद पेरेंट्स को भी मिलता है, तो ये औरों तक पहुँचे, इसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा जो भांडुप में प्रयोग चालू है और आईआईटी पवई के यहाँ पे प्रयोग चालू है, वो मर्ज करके हम एक जगह पे प्रयोग शुरू करेंगे, और प्रयोग ये कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। और वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी रहेगा कि कोई अगर ऐसे अभिभावक जुड़ना चाहे नए, तो उनको उनको एक बेसिक आइडिया, बेसिक एक्सपोजर मिलेगा, और वो मॉडल भी कैसे चल रहा है वो वहाँ पे देख सकते हैं, और अपनी अपनी जगह पे ऐसे शुरू कर सकते हैं। वंडरफुल। तो मतलब आप 2 जगह को एक साथ करके एक और अच्छा जगह बना रहे हैं, जहाँ पर कि आप इस चीज़ को और पेरेंट्स और बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं, और उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, अगर आपको समझना है, हेल्प चाहिए, आप इस चीज़ को और एग्ज़ामिन कर सकते हैं, जान सकते हैं। वंडरफुल। अ, ठीक है, एक और सवाल है, वो है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कितना एक्सेसिबल है फॉर ऑल द चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस कि वो बच्चा स्पेशल नीड्स वाला है, उस पे आपका क्या कहना है? इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, बिकॉज प्रोजेक्ट इज़ आवर चॉइस, मतलब पेरेंट्स का और बच्चों का साथ में मिलके चॉइस हो सकता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ये प्रिंसिपल हम रख रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये आजू बाजू में जो है, उसके आजू बाजू में जो घटता है या जो अवेलेबल है, उससे रिलेटेड ही ये प्रोजेक्ट रहेंगे। तो बच्चों को सीखने में उसमें आनंद भी आएगा, और वो मतलब डरेगा नहीं। कुछ अननोन चीज़ है तो उसके लिए बच्चे को थोड़ा एक झिझक रहती है मन में, वो नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेशल नीड के बच्चे के लिए भी उसके अनुसार हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं।
ठीक है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ रिजिडिटी नहीं, यही है जैसे रेगुलर करिकुलम में रहता है स्कूल में, ये है, ये सिलेबस हमें कंप्लीट करना है और इसके बेसिक क्वेश्चन पेपर होना है। हियर यू हैव कंप्लीट फ्रीडम। ओके, तो इस स्वतंत्रता का पूरा लाभ लेते हुए बच्चे के अनुसार, चाइल्ड सेंट्रिक हम बोलते हैं लेकिन होता नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में हम चाइल्ड सेंट्रिक सचमुच में कर सकते हैं। सो अभी हमारे साथ आरती जी हैं। आरती जी ने, जैसे कमलाकर जी ने बताया कि कुछ सालों के बाद आईआईटी पवाई से कुछ पेरेंट्स एक साथ हुए और उन्होंने एक सिमिलर सेंटर आईआईटी पवाई में चालू किया। तो अभी हम आरती जी के साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो सेंटर है जो कि आईआईटी पवाई में है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे अपने आप को इन्वॉल्व किया और एक अलग सा सेंटर शुरू किया। सो आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप अगर आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको आपके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो आप जी थोड़ा सा अपने बिल्कुल। बारे में बताइए। मेरे और मेरे हस्बैंड का प्रवास शिक्षा से हमारे विवाह के समय से ही आरंभ हुआ। तब हमारे बच्चे हुए नहीं थे। हमने भारत भर में और भारत के बाहर भी कई सारे ऐसे एजुकेशन इनिशिएटिव्स को जानने के लिए हम वहाँ पर गए। बहुत सारे अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम्स अभी प्रेवेलेंट थे तभी। कुछ नाम बता सकते हैं कौन कौन से अपने? जैसे कोडाईकनाल में शोले स्कूल गए थे, फिर जे कृष्णमूर्ति स्कूल्स में गए थे, बहुत सारे वॉल्डॉफ स्कूल्स में भी हम गए हैं, फिर स्वामीनारायण के गुरुकुल में गए थे हम अहमदाबाद में। तो हर एक जगह पर हमने बहुत नई चीज़ें पाई जो ये लोग कर रहे थे, अपने बच्चों को दे रहे थे। राइट फ्रॉम द करिकुलम एंड द पेडागोजी, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन दैट वी रिसीव्ड। राइट, एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू हैव रिसीव्ड? Yeah, so I have studied from Kendriya Vidyalaya, a typical CBSE curriculum. तो that has been my background। और मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया मैंने। पर कहीं ना कहीं तभी से ऐसे लगता था कि और भी कुछ मिल सकता था हमें, जो मिल नहीं पाया बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। बट इस जर्नी में जब हम अलग अलग जगह पर जब हम गए, तब रियलाइज़ हुआ कि पीपल आर ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज, कि एजुकेशन ऐसे भी हो सकता है, नॉट जस्ट द कन्वेंशनल वे एज यू नो गिवन इन स्कूल्स। तो ये रियलाइजेशन कब हुआ? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स कि कौन से स्टेज पे एक पेरेंट को, या शादी के पहले, शादी के बाद, कौन से स्टेज पे आपको ये रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि हमने जो एजुकेशन लिया है उससे अच्छा या उससे अलग भी कुछ हो सकता है? वेल, इन माई केस इट स्टार्टेड राइट आफ्टर आवर मैरिज, बिकॉज हम ऑलरेडी क्योंकि हम इस्कॉन संस्था से भी जुड़े हैं, तो हमारा बच्चों के साथ रेगुलर कनेक्शन रहा है पहले से। तो क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन करते करते हमें ध्यान में आया कि जो स्कूल्स में मिल रहा है उससे बहुत कुछ और भी मिल सकता है। जो स्कूल का जो वो बाउंड्री है वो लिमिटेशन बन जाता है। तो इसलिए इस द वेरी इंस्पिरेशन टू गो ऑन दिस जर्नी वाज दैट कि लेट अस जस्ट सी कि भारत में और क्या क्या ऑप्शंस हैं विच पेरेंट्स कैन कंसिडर फॉर देयर चिल्ड्रन। ओके, वंडरफुल। सो आपने अच्छा खासा ट्रैवल किया, आपने अलग अलग पेडागोजी को स्टडी किया, तो उसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेके आगे जाएंगे? जी, इस सफ़र के बाद कई सारी बातें ध्यान में आई कि अभी भी कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी द एंड इवन द कंटेंट। तो हमें लगा कि हम भारत में हमारे बच्चों को फेरी टेल्स क्यों सुनाएं, जबकि हमारे पास पुराण हैं, इतिहास हैं, आई मीन वी हैव अ वास्ट लिटरेचर, उसमें से हम कहानियाँ क्यों नहीं सुना रहे हैं। सो ऐसे छोटी छोटी बातों पे हम क्वेश्चन करते थे, कंटेंट को लेके, पेडागोजी को लेके। तो हालांकि हमने इतने सारी चीज़ें देखी, पर वो वैक्यूम अभी भी था कि इट्स नॉट डीपली रूटेड इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। तो इस दौरान हम एक ऐसी संस्था से मिले, के लोगों से मिले, दे कॉल देमसेल्व्स द पुनरुत्थान विद्यापीठ। और ये जो संस्था है वो पूरी तरह शिक्षण से ही जुड़े हैं, एंड देयर सोल मोटिव इज़ टू रिवाइव द ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम दैट वाज देयर बिफोर द ब्रिटिश एरा। तो उसके लिए वो उनका निरंतर अनुसंधान चलता है
और इस दौरान उन्होंने कई सारे पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन भी किया और उस कंटेंट से रिलेटेड वो प्रशिक्षण भी देते थे। तो जब और ये संस्था कहाँ पे है? इनका हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, बट इनके कार्यकर्ता बहुत सारे सिटीज़ में हैं। तो उनमें से एक हमारे मार्गदर्शक हैं दिलीप केलकर जी, वो ठाणे में ही रहते हैं। तो उनके नेतृत्व में आईआईटी बॉम्बे में हमने 3 दिन का ज्ञान साधना वर्ग करके हमने एक आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय परंपरा के अनुसार हमारी शिक्षण व्यवस्था में क्या क्या होनी चाहिए जो अभी नहीं है, इस विषय में 3 दिन का सत्र चला। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ दैट हैज़ हेल्प्ड अस टू कम टू वेयर वी आर राइट नाउ। एंड ये आपने बताया कि आईआईटी पवाई में हुआ था जी, आईआईटी पवाई में कैसे हो गया ये? क्योंकि आईआईटी इटसेल्फ इज़ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और वहाँ पर अगर इस लेवल की अगर चर्चा होती है तो इट टेक्स दैट टू अ वेरी हाई लेवल, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो बिकॉज माई हस्बैंड वॉज देयर, ही कुड गैदर मेनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन वी कुड ऑर्गेनाइज इट इनसाइड द कैंपस। ओके, ठीक है। तो उधर से आपको इस चीज़ में मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में आइडिया आया? जी हाँ, उसके बाद जो भारतीय परंपरा से बहुत जिनका मिलता जुलता है। गहरा कनेक्शन है। ओके, उसके बाद सो उसके बाद हमने जैसे पुनरुत्थान विद्यापीठ का जो क्या बोलते हैं गाइडेंस में हमने एक प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया, बिकॉज बाय देन आवर डॉटर वाज एंटरिंग इनटू द प्री प्राइमरी स्टेज। तो वो एक हमारे लिए एक नेसेसिटी बन गई थी कि हमें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, क्योंकि हम पहले से कन्विंस थे कि हमें मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं भेजना था। एंड फॉर्चुनेटली हमारे जैसे 4-5 और परिवार थे जिनके बच्चे इसी एज ग्रुप के थे, तो हम सब मिलकर हमने ये स्टार्ट किया था इन 2016। और तभी फर्स्ट बैच में 6 चिल्ड्रन वर देयर, और उनमें से अभी भी हमारे साथ 4 फैमिलीज लर्निंग होम से जुड़े हैं अभी भी। सो आफ्टर द प्री प्राइमरी ईयर्स, फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो इंडिक लर्निंग और बहुत सारे भाषाओं के लिए जो एक्सपोजर देना था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही था। सो उसके बाद जब हम क्लास 1 की जब जंक्शन पे आ गए, दैट वाज द टाइम व्हेन वी मेट कमलाकर जी's ग्रुप, क्योंकि अगेन वो क्वेश्चन था, ठीक है प्री प्राइमरी तक तो इट वाज सेट कि हाँ ये कर सकते हैं, पर क्लास 1 से क्या करेंगे। सो दैट्स व्हेन वी मेट कमलाकर जी's ग्रुप, एंड दैट वाज द इंस्पिरेशन कि हाँ हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे तो इसी सिस्टम में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो कमलाकर जी के साथ मिलने के बाद किस प्रकार का रिसर्च आपने किया? क्योंकि आपने बाकी के जो भी आपने रिसर्च किए थे वो आपने रिजेक्ट किया है और आप इस चीज़ पे आगे जा रहे थे, तो नेचुरली आपका रिसर्च का लेवल भी बहुत अच्छा होगा कि आप अब प्रोजेक्ट बेस्ड पे आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आपने कितना इंटरेक्शन किया? आप उनके सेंटर में कितने बार गए? किस प्रकार का रिसर्च किया आपने? जी, सबसे बड़ा एक्सपोजर उनकी जो प्रदर्शनी लगती थी दिवाली के समय और एनुअल डे के समय, तो 3 दिन में जो उनके बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन करने का हमें अवसर मिला, हमारे बच्चों ने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उससे बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा है। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष जब हम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हमने जो यहाँ पर जब पवई में जो चल रहा था, वहाँ पर भी उनके बच्चे भी यहाँ पर आते थे, और हमने कुछ विषय साथ में भी लिया। जैसे आईआईटी में एक नर्सरी बन रहा था, विच वाज लाइक उसमें मल्चिंग से लेकर बहुत सारे टेक्निक्स सिखाए जा रहे थे। तो वहाँ के बच्चे और हमारे बच्चे दोनों ने साथ में मिलकर वो ट्रेनिंग ली। तो ऐसे भी बहुत सारे विषयों में हम साथ मिलकर आए थे। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब दोनों साइड के बच्चे, उनका एक ओरिएंटेशन बहुत सिमिलर था, और जब साथ में मिलकर ये सीखने का मौका मिला तो इट वाज वेरी वेरी एनलाइवनिंग बोथ फॉर द चिल्ड्रन एंड द फैमिलीज इन्वॉल्व्ड। तो ये कौन सा साल था जब आपने ये कमलाकर जी के साथ आपने कोलैबोरेशन शुरू किया? आई थिंक 2018 2018। ओके, या 19, जस्ट कोविड के पहले। जस्ट कोविड के पहले। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने आईआईटी के अंदर ही ये प्रोसेस चालू किया? जी, आईआईटी के अंदर, एंड जस्ट वेयर वी आर राइट नाउ। तो उसके बाद उसके पहले जितने भी बच्चे थे उनके पेरेंट्स के साथ आप लोगों ने चर्चा किया होगा कि अभी हम लोग कुछ एक नए स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं, कि कोई चर्चा हुआ नहीं? क्या था चर्चा? इन द सेंस हमें डायरेक्शन तो पता था, इट वाज जस्ट द लॉजिस्टिक्स एंड द
निटिग्रिटीज़ मतलब डिटेल्स हम कैसे करने वाले हैं, उसके लिए हम इनकी टीम से हम इंटरेक्ट करते थे. बट वो जो विजन था वो फॉर्चुनेटली इट वाज सेम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ. मतलब वी डिडंट हैव टू रियली convince our families that this is the way we'll go because they were already orientation already था. ओके. और अभी क्या स्थिति है, अभी कितने बच्चे हैं, आपका एक दिनचर्या अगर आप बता सकते हैं. जी, अभी हमारे कक्षा 5 में 5 बच्चे हैं और कक्षा 1 में अभी जाएंगे 6 बच्चे. तो हमारे यहाँ पे टिपिकली बच्चे सुबह आते हैं अराउंड 8 o'clock एंड पहला सत्र होता है शारीरिक व्यायाम का. उसमें एक आध दिन खेल भी होते हैं, लाठी काठी का अभ्यास होता है और योग का अभ्यास होता है. उसके बाद नाश्ता होता है. उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स में गणित प्रतिदिन होता है और भाषाओं में संस्कृत प्रतिदिन होता है और हिंदी सप्ताह में 2 दिन ऐसे. एक इतिहास जो विषय है वो हमारे यहाँ पर एकात्मता स्तोत्र करके एक रचना है, उसके आधार पर होता है. एकात्मता स्तोत्र में हमारे भारत के प्राचीन काल से लेकर अब तक के कई सारे महापुरुषों का उल्लेख आता है उसमें, और उनके बारे में श्लोक कंठस्थीकरण के साथ साथ उनके बारे में उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे समाज में, उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वैज्ञानिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वे कई राजा रह चुके हैं, कई संत समुदाय से हैं, तो इनका हमारे समाज में क्या योगदान रहा है उस समय में और उस कालखंड में समाज में और क्या क्या था. मतलब बाहर विदेशियों का आक्रमण था, कौन से राजा तभी प्रमुख थे, कौन से राजा का मार्गदर्शन किन संतों ने दिया, एंड व्हाट हेल्प्ड इन कीपिंग these people out of our system. ये सारी चीज़ें उनको एकात्मता स्तोत्र से अभी ये 4 सालों में उन्होंने इनका अध्ययन है. तो फर्स्ट क्लास 1 में सिर्फ कंठस्थीकरण था, सेकेंड ईयर में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे. अब इसमें नदियों का उल्लेख आता है, तो कौन सी नदी कौन से राज्य से होकर बहती हैं, उससे क्या भारत का मानचित्र भी उनका हो जाता है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो जाता है, वहाँ की ज़मीन की उपजाऊ जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में अध्ययन होता है. एंड जो पर्वतमालाएं हैं भारत के उसके बारे में उनको अध्ययन करने मिलता है. एंड उस जोग्राफिकल रीजन में जो महापुरुष हैं उनके बर्थ से लेकर के उनका कार्य क्षेत्र को लेकर के, इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया इन इट्स टोटलिटी. वंडरफुल. और मुझे कुछ, जैसे कि हम लोग शुरुआत से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो बच्चों ने उठाया और एज पेरेंट्स आपको सरप्राइजिंगली फील हुआ होगा कि यार ऐसे भी बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं. मतलब कुछ अनोखे कहानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर अगर आप शेयर कर सकते हैं तो. हाल ही में हमारे बच्चों ने रामचरितमानस, ये एक प्रोजेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं, या फिर एक गेटिंग डीप इनटू रामायण, वो एक अवसर हमने प्रदान किया बच्चों को, जिसके पूरे अध्ययन काल में बच्चों को एक तो संपूर्ण रामायण की कहानियाँ, रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, जो उनका मूड था उनके बारे में जानना, बच्चों नाटिका के द्वारा स्वयं उसको फील करना, और एक स्टेज पे ऑडियंस के सामने संपूर्ण रामायण की कथा रूप में प्रस्तुत करना. 9 year old चिल्ड्रन, ये पूरा एक प्रवास बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा है, क्योंकि ये रामनवमी में हमने ये संपन्न किया. तो इसका 2 महीने पूरा अध्ययन चला. तो जो हमारे एक पेरेंट हैं उन्होंने ये नेतृत्व लिया, वो बच्चों को कहानी सुनाते थे और बच्चे फिर उसको इनैक्ट करते थे आपस में, और बीच बीच में उस प्रसंग को लेकर के भजन भी बच्चों को सिखाया गया, और बच्चे ही वादन भी करते थे, गायन भी करते थे. तो ये पूरे आनंद युक्त वातावरण में संपूर्ण रामायण उनको अच्छे से कंठस्थ हो गया. और रामनवमी में जब वो प्रस्तुत करने गए, उनके पास कोई भी रिटर्न फॉर्मेट नहीं था, ये सब मन से उन्होंने कहा और पूरी भावनाओं के साथ. और ये एक तो पहली बार जब उन्होंने प्रस्तुत किया, वो हमारे ही फैमिलीज थे, उन्हीं के परिवार थे.
दूसरी बार जब उन्होंने किया, दे वर ऑल कम्प्लीटली न्यू कमर्स, दे प्रेजेंटेड इन अ स्कूल, गोवंडी एजुकेशन सोसाइटी में हमारे बच्चे, बड़े बच्चों को उन्होंने प्रस्तुत किया, लाइक 8th to 10th के बच्चे थे ऑडियंस में। तो ध्यान में आया कि समाज में अननोन लोगों के सामने ऐसे कॉन्फिडेंटली प्रस्तुत करना हमारे बच्चों की क्षमता है। अगर आप उनको अच्छे से एक्सपोजर देंगे, उनको गाइड करेंगे, तो दे डू इट फ्रॉम देयर हार्ट, दस नो फोर्स। ये एक बहुत हमारे लिए भी प्रेरणादायी रहा है एज पेरेंट्स। और हमारा ये उद्देश्य है कि अगर बच्चे इस प्रकार का जो संदेश है समाज के सामने अलग अलग स्थान पे जाके रख सकते हैं, बिकॉज जब बच्चे जब प्रस्तुत करते हैं तो लाखों लोग आते हैं सुनने के लिए। कमलाकर जी, आरती जी ने अभी बताया कि उनके सेंटर में कैसे बच्चे प्रोजेक्ट को बेस करके अमेजिंग काम कर रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिससे कि हमारे श्रोता को पता चले कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है? सौरभ जी, अभी हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे भारत भर में सबने सेलिब्रेट किया। तो हमारे बच्चों ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अलग अलग क्रांतिकारियों की कथाओं का अध्ययन किया, ठीक है, और एक प्रोग्राम एक सेट किया उन्होंने। हर एक क्रांतिकारी की 5 या 10 कथाएं, और टीम बनाई अलग अलग, और 75 जगह जाके अलग अलग स्कूलों में, या जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम है या कोई सोसाइटी का प्रोग्राम है, ऐसे अलग अलग 75 जगह जाके उन्होंने ये प्रोग्राम किए। तो अलग अलग जगह पे, मतलब वो जैसे पब्लिक स्पीकिंग एक डर होता है ना, और उनसे बड़े बच्चे जो 10th में है, 9th में है, ओके, और सोसाइटी में भी जहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के हैं, तो उनसे बच्चों ने भी सीखा और लोगों ने भी उनको अप्रिशिएट किया। तो और लोगों को जब ये पता, जब लोग जनरली हम पूछते हैं ना बच्चे कि कौन से स्कूल में जाते, तो कोई स्कूल में नहीं जाते, ये उनके लिए, लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। जिन स्कूल में गए उन स्कूलों के शिक्षकों को भी ये कुछ नया था कि यार ये स्कूल में नहीं जाते, फिर भी इतने कॉन्फिडेंटली, और कथाओं के साथ बीच में वो इंस्पायरिंग गीत, बच्चे फिर घोषणा देना, ये अपने आप बच्चों ने डेवलप किया। और हमने ये भी, उसमें हमें बहुत अच्छा लगा कि कौन से एज ग्रुप के सामने कौन सी कथा बोलनी है। जैसे अगर प्राइमरी के बच्चे तो वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, और अगर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बच्चे तो वहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो उस हिसाब से बच्चे ऑन द स्पॉट चूज़ करते थे स्टोरी क्या कहनी है, और उसमें मॉडिफिकेशन भी करते थे। टाइम कितना मिल रहा है अपने को, अपने बाद वाले को भी समय मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से कथा को छोटी करना और बड़ी करना, और उसको विदाउट अफेक्टिंग द स्टोरी, दैट इज़ बिग थिंग। और वो बच्चों ने सीखा, ये बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल। एक और चीज़ जो सुनते सुनते मेरे दिमाग में आ रहा था, वो ये जानने का मेरे को उत्सुक हो रहा है कि आपके लाइफ में संस्कृत कब आया? पहले था नहीं शायद। स्कूल की जर्नी में था, मैं स्वयं स्कूल के के जर्नी स्कूलिंग में था। वो पढ़ाई जैसे होता है, संस्कृत ऐसे पाठ्य वैसे ही था। तो मैं जब बस ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों पे संस्कृत का जो सीखने का प्रभाव है, या उसके थ्रू हमारे संस्कृति को जानने का जो एक माध्यम है, वो कितना पावरफुल है, मैं उस चीज़ को जानने का कोशिश कर रहा हूँ। जी, अभी संस्कृत एज अ लैंग्वेज, ये तो बहुत स्कूल्स में सब्जेक्ट के रूप में है। हमारे यहाँ पे ये प्राथमिकता रही है कि संस्कृत को संभाषण के रूप में हम बच्चों को पहुँचाएं, क्योंकि हम डेली कॉन्वर्जेशन संस्कृत में कर पाएँ। क्योंकि भले ही किसी ने MA संस्कृत भी किया है, लेकिन फिर भी वो संस्कृत में संभाषण नहीं कर पाते हैं। तो हमारे विद्यालय में संस्कृत इस दृष्टि से हम बच्चों को देते हैं कि सबसे पहले आप स्पोकन संस्कृत पे हम फोकस करते हैं, ताकि बच्चे आपस में बात करने लगें। और संस्कृत, क्योंकि हमारी जो मेन टेक्स्ट हैं वो सारे संस्कृत में हैं, तो संस्कृत के माध्यम से बहुत सारे विषय, जैसे भास्कराचार्य की लीलावती है, हम हमारे यहाँ पे गणित भास्कराचार्य की लीलावती से सिखाते हैं। तो उसमें जो है भास्कराचार्य जी ने बहुत सारे ऐसे हाई कॉन्सेप्ट्स हैं जो श्लोक के रूप में दिया है। तो श्लोक कंठस्थीकरण से उनको वो सूत्र, जो फॉर्मूलेज हैं, वो अपने आप याद हो जाते हैं। सेकेंड आता है फिर विज्ञान में एक अमरकोश करके एक टेक्स्ट है, उसमें अलग अलग प्राणियों के बहुत सारे नाम हैं,
और हर नाम उस प्राणी के किसी क्वालिटी के ऊपर दिया गया है। तो अमरकोश के कंठस्थीकरण से उसको उस प्राणी के बहुत सारे क्वालिटीज़, तो एक प्रकार से वो विज्ञान में वो उसमें कंठस्थीकरण के साथ साथ ज्ञान भी मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग संस्कृत विथ कोर सब्जेक्ट्स।